उत्तराखंड बोर्ड के स्टूडेंट्स का कमेंट आया, लगातार मेरे पास व्हाट्सएप मैसेज आया, ईमेल आया, ठीक है ना। फेसबुक में भी कमेंट आया कि सर उत्तराखंड बोर्ड के इम्पोर्टेंट या उत्तराखंड बोर्ड का सैम्पल पेपर लाएं। तो आपके लिए सैम्पल पेपर लेके आया हूँ और ये सैम्पल पेपर है उत्तराखंड बोर्ड का। अगर आप उत्तराखंड बोर्ड के स्टूडेंट हैं और इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है ये वीडियो, क्योंकि आपके लिए जो मॉडल सैम्पल पेपर उत्तराखंड बोर्ड की तरफ से ऑफिशियली बनाया गया है उसको लेकर आया हूँ। आपका पेपर जो होता है 3 घंटे का होता है। 15 मिनट आपको एक्स्ट्रा पढ़ने के लिए मिलता है, ठीक है ना। और ये पेपर आपका मैक्सिमम 100 मार्क्स का होता है। प्रैक्टिकल की बात चल रही तो उत्तराखंड बोर्ड भी होगा इकोनॉमिक्स प्रैक्टिकल, बट इस साल कोई प्रैक्टिकल नहीं है। इस साल भी आपका 100 नंबर का पूरा पूरा पेपर होगा। पूरी वीडियो को देखिएगा लास्ट तक, आपको कंप्लीट सिलेबस के बारे में पता चल जाएगा, कंप्लीट पैटर्न के बारे में पता चलेगा, क्वेश्चन पेपर किस तरह से आना है, कितने मार्क्स का है और कितना कितना आया, क्योंकि मैं ये विद आंसर आपके लिए लेकर आया हूँ। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि आपका पेपर 3 घंटे का 100 नंबर का पेपर होगा। ठीक है, तो आपका जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है इस क्वेश्चन पेपर में वो है 32 क्वेश्चन। 32 क्वेश्चन होगा और ये 32 क्वेश्चन दो खंडों में बटा हुआ है, ए और बी, यानी कि अ और ब। ए में आएगा व्यष्टि अर्थशास्त्र का और बी में आएगा समष्टि अर्थशास्त्र का। ठीक है ना। तो उसके आगे जो क्वेश्चन नंबर 1 to 5 और 17 to 21 है, 1 to 5 खंड ए का, 17 to 5 खंड ब का, ये सभी 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन हैं, जिसमें MCQs है, फिल इन द ब्लैंक्स है, ट्रू फॉल्स है और अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। ये सब आपको होना है कि एक वाक्य में इसका आंसर दिया जाना होता है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6 to 10 और 22 to 26। ये लघु उत्तर प्रश्न है, यानी कि 3 नंबर का है और जिसके आंसर आपको लगभग 60 शब्दों के बीच में देना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 to 13 एंड 27 to 29 लघुतरात्मक प्रश्न है। इसके जो है 4 नंबर निर्धारित है हर एक क्वेश्चन के लिए और इसका आंसर पहले वाले की तुलना में थोड़ा सा बड़ा, यानी कि 70 शब्दों के बीच में लिखना होता है। और नेक्स्ट है 14 to 16, यानी कि 3 क्वेश्चन यहाँ पर, 30 to 32 3 क्वेश्चन यहाँ पर आपको लिखने हैं और ये 100 शब्दों के बीच में लिखना है, यानी कि लॉन्ग है ये वाला। और जब लॉन्ग है तो थोड़ा लंबा लिखना पड़ेगा। और क्यों, इसके नाम जो है, इसके जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट हो गए वो 6 मार्क्स का है, यानी कि हर एक क्वेश्चन जो है 6 नंबर का है। इसका मतलब अगर हम यूँ देखें कि यहाँ पर आपके 1 मार्क्स के जो है 10 क्वेश्चन है, 1 मार्क्स के 10 क्वेश्चन है, 3 मार्क्स के भी 10 क्वेश्चन है, 4 मार्क्स के 6 क्वेश्चन है और 6 मार्क्स के भी 6 क्वेश्चन है। टोटल मिला के आपके कितने क्वेश्चन हो गए, 32 क्वेश्चन हो गए, 100 मार्क्स। ठीक है ना। ये आपका कंप्लीट क्वेश्चन पेपर है। तो अब हम सैम्पल क्वेश्चन पेपर की तरह देखें कि क्वेश्चन किस तरह से रखा गया है। तो क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला है खंड आ व्यष्टि अर्थशास्त्र का। एक एक नंबर के क्वेश्चन है 1 to 5 तक। पहला क्वेश्चन, एक आर्थिक समस्या क्यों उत्पन्न होती है। आंसर दिया हुआ है, संसाधनों की दुर्लभता आर्थिक समस्या उत्पन्न करती है। मतलब आवश्यकता के अनुसार जो उपलब्ध संसाधन है वो कम होता है, इसलिए जो है आर्थिक समस्या उत्पन्न होती है। उत्पादन फलन की परिभाषा दीजिए। भौतिक साधनों और भौतिक उत्पादन के बीच तकनीकी संबंध को उत्पादन फलन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक वस्तु की मांग में कमी और पूर्ति में वृद्धि हो तो इसकी संतुलन कीमत पर क्या प्रभाव पड़ता है। मांग में कमी हो और पूर्ति में वृद्धि हो तो संतुलन कीमत में क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसका आंसर है, यदि वस्तु की मांग में कमी और इसकी पूर्ति में वृद्धि होती है तो संतुलन कीमत क्या होगी, डाउन होगी, नीचे की ओर आएगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, नई फर्में उद्योग में प्रवेश क्यों करती है। तो ध्यान में ये रखिएगा, जब एक उद्योग की फर्में असामान्य लाभ प्राप्त करती है तो नई फर्में इस लाभ को आकर्षित होकर उद्योग में प्रवेश करने की प्रेरित होती है। ध्यान में, आप कहीं पर दुकान लगाए, आपकी दुकान बहुत बढ़िया चल रही है तो आपकी देखा देखी कोई भी आएगा, उसका बिजनेस बढ़िया चल रहा है, हम भी यही बिजनेस शुरू करेंगे, तो ऑटोमेटिक आ जाता है, नई फर्में आ जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 5, लागत की परिभाषा दीजिए। लागत किसे कहते हैं। उत्पादन साधनों पर वास्तविक व्यय, मालिकों के द्वारा साधनों की पूर्ति पर किए जाने व्यय का योग उत्पादन लागत। कोई भी सामान बनाने जाएंगे उसके पीछे बनाने के लिए जितना भी खर्च होता है वही उसका
लागत कहलाता है। ये तो हो गया 1 मार्क्स के क्वेश्चन जो आपको बिल्कुल शॉर्ट में लिखना होता है। अब हम बात करते हैं 3 मार्क्स के वाले क्वेश्चन। सबसे पहला है क्वेश्चन नंबर 6। एक उपभोक्ता की मांग वक्र में दायी और खिसका उत्पन्न करने वाले 3 कारक बताइए कि कौन कौन से कारक है जिसके कारण मांग वक्र दायी और खिसका होता है। तो कारक थोड़ा 3 नंबर है, थोड़ा सा लंबा लिखना हो तो थोड़ा सा पहले वाले की तुलना में कम से कम 60 शब्दों के बीच में लिखना है। तो 3 कारण बताने हैं। पहला कारण उपभोक्ता की आय में वृद्धि है, स्थानापन्न वस्तु की कीमत में वृद्धि है, और उसके बाद है आपका पूरक वस्तु की कीमत में कमी होना। ठीक है ना। तो आप चाहो तो इसके स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं ताकि इन फ्यूचर आप पढ़ सकें। ठीक है ना। तो इसके आंसर ये दे रखा है विद डायग्राम। देखिए तीनों का डायग्राम भी दे रखे अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। पूर्ति की कीमत लोच क्या होगी। पूर्ति की कीमत लोच क्या होगी यदि पूर्ति एक सीधी रेखा के रूप में धनात्मक ढाल वाली हो। उत्तर दे रखा है कि ES इक्वल टू 1 यदि पूर्ति वक्र मूल बिंदु से आरंभ होती है, ES ग्रेटर देन 1 यदि पूर्ति वक्र वाई अक्षांश से प्रारंभ होता हो, ES इक्वल टू स्मॉलर देन 1 यदि पूर्ति वक्र एक्स अक्षांश का आरंभ। तो तीनों का विद डायग्राम शुरू किया है। पहले कंडीशन में जो आपका सप्लाई कर्व होता है जो 0 से एकदम 45 डिग्री के एंगल में बनती रहती है, तो यहाँ पर आपका ES इक्वल टू 1 होता है। सेकंड में जो पूर्ति वक्र होता है तो बॉय एक्सिस से शुरू होता है यहाँ से, और यहाँ शुरू होकर आगे की ओर बढ़ता है। तो यहाँ पर ES जो होता है क्या होता है, ES ज़्यादा होता है बंद की तुलना में। और तीसरी वाली कंडीशन में जो है यहाँ पर तीसरे वाले कंडीशन में पूर्ति वक्र जो है एक्स एक्सिस से होता हुआ जाता है, तो यहाँ पर ES कम रहता है 1 से। क्वेश्चन नंबर 8। एक उत्पादन संभावना वक्र नतोदर क्यों होती है समझाइए। या फिर दूसरा क्वेश्चन ऑप्शन में दे रखा है किसके लिए उत्पादन किया जाए। दोनों में से कोई एक क्वेश्चन करना होता है। दोनों का आंसर मैंने दिया हुआ यहाँ पर देखिए। सबसे पहले PPC कर्व बना के इसका आंसर दे रखा है उत्पादन संभावना वक्र रेखाचित्र के रूप में तो वस्तु की उन विभिन्न संयोगों को इस मान्यता पर प्रस्तुत करता है कि साधनों को पूर्ण रोजगार प्राप्त कर रहा है, उनका कुशल उपयोग किया जा रहा है तथा विभिन्न संयोग साधनों की एक दी हुई मात्रा में से उत्पादित किए जा सकते हैं। ठीक है ना। तो कंप्लीट आंसर आप इसको देख लीजिए, इसकी स्क्रीनशॉट रख लीजिए। और दूसरा क्वेश्चन है कि उत्पादन किसके लिए की समस्या का बताइए। उत्पादन किसके लिए किया जाए। इस समस्या के बाद वास्तव में उत्पादन किसके लिए जो समस्या है वह वस्तुओं के चयन से रिलेटेड है। ठीक है ना, कि किसके लिए उत्पादन किया जाए और वितरण का समस्या किस प्रकार से वितरण करे। तो आंसर है किसके लिए उत्पादन किया जाए कि समस्या का संबंध समाज में व्यक्तियों के बीच वस्तु और सेवाओं के वितरण से है। अन्य शब्दों में समाज को निश्चित करना होता है कि उत्पादन में किसको और कितना मिलना चाहिए। लोग उत्पादन प्रक्रिया में प्रयुक्त होने वाले साधनों की पूर्ति करके कुल उत्पादन में से हिस्सा प्राप्त करते हैं। श्रमिक वेतन प्राप्त करते हैं, भूसों में लागत प्राप्त करते हैं, पूंजीपति ब्याज प्राप्त करता है, उद्यमी लाभ प्राप्त करता है। इसलिए किसके लिए उत्पादन किया जाए निश्चित करने के लिए उत्पादों के विभिन्न साधनों के हिस्से को निर्धारित करने का जरूरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9। निम्नलिखित तालिका से उत्पादन पर अधिकतम लाभ ज्ञात कीजिए। तालिका दे रखा है और उत्पादन का अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए कहा जा रहा है। तो हमें क्या करेंगे, कीमत दे रखा है, औसत कुल लागत दे रखा है, बेची की इकाइयाँ। जब आपको कीमत दे रखा है तो बेची की मात्रा और कीमत को आपस में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। बेची की मात्रा मल्टीप्लाई कीमत, तो आपको मिल जाएगा TR है, ATC है, तो ATC और बेची की मात्रा को मल्टीप्लाई कर देंगे, आपको मिलेगा TC। तो TR और TC के बीच का जो डिफरेंस होता है वो लाभ होता है। तो यहाँ पर एक चीज़ देखिए, जब लाभ कैलकुलेट करें 70 में से 42 घटाया 28, 32, 18 और 0, यानी कि जब हमारा 8 इकाइयाँ बेची गई तब लागत जो लाभ सर्वाधिक यानी 32 की है। तो ऐसे में अधिकतम लाभ स्तर हो गया 8 इकाइयाँ। सीमांत आगम की परिभाषा लिखिए। औसत आगम और सीमांत आगम के बीच संबंध एक फर्क। ठीक है ना। आपके पास 2 कंडीशन दे रखे हैं, उसी कीमत पर उत्पादन की अधिक मात्रा बेचने योग्य, निम्न कीमत पर उत्पादन की अधिक मात्रा बेचने योग्य। पूरा कंप्लीट आंसर यहाँ पर दिया हुआ है, देख लीजिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। एक उपभोक्ता 5 प्रति इकाई कीमत पर एक वस्तु की 100 इकाइयाँ खरीदता है। ये होगी कीमत और ये है आपकी मांग की मात्रा। जब कीमत में परिवर्तन होता है तो 100 इकाइयाँ खरीदता है। यदि मांग की कीमत लोच 2 है तो नई कीमत क्या होगी, आपको नई कीमत निकालना है।
तो इसका मतलब ये हुआ कि पुरानी कीमत, मात्रा, ठीक है ना, नई मात्रा और परिवर्तन दे रखा है, तो इसको फार्मूले में अप्लाई कीजिए। हमें फार्मूला क्या दे रखा है, ई डी इक्वल टू डेल्टा क्यू अपन डेल्टा पी मल्टीप्लाई बाई पी अपॉन क्यू, ठीक है। जहाँ पर ई डी गिवन होता है तो यहाँ पर ये, ठीक है। अब जब पूरा सॉल्व करेंगे तो इस तरह से अब पी इधर चला जाएगा -2 के पर -2, तो पी इधर चला गया, -2 नीचे आ गया। तो जब -2 नीचे आएगा दैट मीन्स, तो ये हो जाएगा आपका -2/2, 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा -1, तो ये आ गया डेल्टा पी इज -1। इसका मतलब नई कीमत कितनी होगी, पहले की तुलना में कम होगी क्योंकि माइनस होता है, पी प्लस डेल्टा पी दैट मीन्स पी -1 इक्वल टू 4। नई कीमत हमारी कितनी होगी, 4 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 मार्क्स में, एकाधिकार और एकाधिकृत प्रतियोगिता में प्रत्येक के 2 लक्षण बताइए। या फिर दूसरा क्वेश्चन है, एक पूर्ण प्रतियोगिता बाजार के 4 लक्षण बताइए। अब एकाधिकार एकाधिकृत प्रतियोगिता के 2 लक्षण बताना है, दोनों के बताइए। एकाधिकार के लक्षण बताइए और साथ ही साथ एकाधिकारी प्रतियोगिता के बताइए, ठीक है ना। दोनों के बता दिया, देखिए यहाँ पर 2 हो गए एकाधिकार के और 2 हो गए एकाधिकारी प्रतियोगिता के। या फिर दूसरा क्वेश्चन दे रखा है, पूर्ण प्रतियोगिता के 4 लक्षण बताने हैं। तो पूर्ण प्रतियोगिता के 4 लक्षण यहाँ पर हो गए आपके, क्रेता और विक्रेताओं की अधिक संख्या, समरूप वस्तु, ये फर्मों की प्रवेश एवं परिवहन तंत्र होता है, बाजार का पूर्ण ज्ञान होता है। अब इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 4 मार्क्स में ही है, एक वस्तु की पूर्ति में वृद्धि से इसके संतुलन कीमत और संतुलन मात्रा पर पड़ने वाले प्रभाव को बताइए। कि पूर्ति में अगर वृद्धि हो और मांग में परिवर्तन ना हो तो किस प्रकार से परिवर्तन होता है, इसको डिटेल से बताना है बिट डायग्राम, ठीक है। यहाँ पर बिट डायग्राम मैंने बताया हुआ है ये, ठीक है ना। और इसके आंसर यहाँ पर पूरा कंप्लीट दे रखा है, आंसर को देखिए आप और उसको लर्न करके अच्छे से इसको बाद में लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, ये 6 मार्क्स का है, थोड़ा सा लंबा लिखना है, थोड़ा लंबा जाएगा। यहाँ पर ये देखिए क्या लिखा हुआ, एक ही रेखा चित्र में कुल लागत औसत परिवर्तनशील लागत वक्र को बताइए। यानी कि एक ही ग्राफ बनाना है, एटीसी और एबीसी के बीच में संबंध को भी बताना है। सबसे पहले एटीसी और एबीसी के बीच में संबंध दे रखा है, यहाँ पर एटीसी एफसी एबीसी का योग होती है और एक डायग्राम यहाँ पर देखिए बनाया हुआ है, ठीक है ना। दिखने में छोटा लग रहा है लेकिन डायग्राम बनाने के मार्क्स आपको सबसे ज़्यादा मिलेगा और उसको एक्सप्लेन कर दीजिए डायग्राम के थ्रू। क्वेश्चन नंबर 15, यहाँ पर भी 2 क्वेश्चन है, उपभोक्ता का संतुलन क्या होता है, क्या है। इस मान्यता के साथ कि उपभोक्ता केवल 2 वस्तु उपभोग करता है, उपभोक्ता संतुलन की शर्तें बताना है, पहला क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन है, एक निकृष्ट वस्तु यानी कि गिफिन वस्तु एक सामान्य वस्तुओं के बीच में अंतर बताइए और उपयुक्त उदाहरण के साथ प्रत्येक पर आय के परिवर्तन को प्रभाव बताना है। तो दोनों क्वेश्चन है, सबसे पहले उपभोक्ता संतुलन को बताना है, ठीक है। और उपभोक्ता संतुलन में उपभोक्ता संतुलन कैसे स्थिति आती है और उपभोक्ता संतुलन की शर्तें को बताना है। ये देखिए कंप्लीट आंसर आपके सामने दिया हुआ है, ये हो गया आपका उपभोक्ता संतुलन का अर्थ और ये हो गया संतुलन की 2 शर्तें, प्रमुख शर्तें। और ऑप्शन दूसरा ऑप्शन है जहाँ पर आपको सबसे पहले बताना है सामान्य वस्तु और निकृष्ट वस्तु के बीच में अंतर और आय परिवर्तन का मांग पर प्रभाव बताना है, किस प्रकार से जो परिवर्तन होता है। और ये सामान्य वस्तु हो गया और नीचे हो गया आपका ये निकृष्ट वस्तु के बीच में। दोनों का ग्राफिकल रूप में रिप्रेजेंटेशन देखिए आपके सामने है ये, ठीक है ना। ये हो गया आपका सामान्य वस्तु के बारे में और ये हो गया आपका इन्फेरियर गुड्स यानी कि गिफिन वस्तु के बारे में। क्वेश्चन नंबर 16, लास्ट क्वेश्चन ऑफ सेक्शन ए, साधन के बढ़ते प्रतिफल और साधन के बढ़ते प्रतिफल के कारण बताइए। साधन के बढ़ते प्रतिफल और पैमाने के बढ़ते प्रतिफल दोनों के बीच में अंतर बताना है। साधन का बढ़ता प्रतिफल अल्पकालीन होता है, पैमाने के बढ़ते प्रतिफल जो है दीर्घकालीन होता है। तो दोनों के बारे में डिटेल से बताना है आपको, तो डिटेल से देखिए इस क्वेश्चन में दे रखा है अच्छे से। नेक्स्ट है क्वेश्चन खंड बी, यहाँ पर भी सेम पहले की तरह पहले 5 क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स होगा, सेकंड 5 क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा, फिर 3 क्वेश्चन 4 नंबर के होंगे, फिर 3 क्वेश्चन आपके 6 नंबर के होंगे। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 17 समष्टि अर्थशास्त्र का, अनैच्छिक बेरोजगारी किसे कहते हैं। ऐसी बेरोजगारी, ठीक है ना, ऐसी बेरोजगारी होती है जहाँ पर लोग काम करने के लिए तैयार होते हैं लेकिन उनको काम नहीं मिल पाता निश्चित मजदूरी दर पर, तो उसे अनैच्छिक बेरोजगारी कहते हैं। जबकि छोटा सा देखिए आंसर दे रखा है। दूसरे क्वेश्चन नंबर 18,
सीमांत उपभोग प्रवृत्ति और सीमांत वर्जित प्रवृत्ति के बीच संबंध क्या है? बस दोनों में तो डायरेक्ट संबंध होता है कि एमपीसी और एमपीएस को ऐड करेंगे तो ये हमेशा कितना होता है? 1 के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैर कर आगम प्राप्तियों में से कोई 2 स्रोत बताइए। कहाँ से? कोई स्रोत बताना है जहाँ से गैर कर आगम प्राप्तियाँ होती हैं। तो ये कौन कौन सा हो गया? सरकार के द्वारा विनियोग से प्राप्त आय और सरकार द्वारा ली गई फीस या जुर्माने की राशि गैर कर आगम होता है। क्वेश्चन नंबर 20, मनोरंजन कर एक अप्रत्यक्ष कर क्यों है? मनोरंजन कर एक अप्रत्यक्ष कर क्योंकि इसका भार दूसरों पर अत्यस्त। अब जब भी कोई मूवी देखने जाते हैं, टिकट खरीदते, टैक्स आप पे करते हैं। इसका मतलब टैक्स लगाया जाता है सिनेमा मालिकों के ऊपर, लेकिन पे करना पड़ता है उसको देखने वाले। तो इसका मतलब ये एक अप्रत्यक्ष कर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नगद कोष अनुपात क्या होता है? ठीक है ना, नगद कोष अनुपात बैंक जमाओं का बहु अनुपात होता है जिसे व्यापारिक बैंकों के पास सुरक्षित रखना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, क्या दे रखा है? निम्नलिखित आंकड़ों से एक फर्म की साधन लागत पर शुद्ध मूल्य वृद्धि ज्ञात कीजिए। यानी कि आपको क्या निकालना है? NDPFC निकालना, जो डेटा दिया हुआ है। क्या दे रखा है? अनुदान, बिक्री, ह्रास, निर्यात, अंतिम स्टॉक, प्रारंभिक स्टॉक, मध्यवर्ती खरीद। यानी कि आपको उत्पाद विधि का प्रयोग करना है और यहाँ पर उत्पाद विधि का प्रयोग करते हैं तो फार्मूला लग जाएगा साधन लागत पर शुद्ध मूल्य वृद्धि NVA इक्वल टू अनुदान की सब्सिडीज। ठीक है ना, FC पर निकालना तो प्लस हो जाएगा, बिक्री ह्रास माइनस हो जाएगा, निर्यात प्लस हो जाएगा, अंतिम स्टॉक और प्रारंभिक स्टॉक इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालना और मध्यवर्ती खरीद को माइनस कर दीजिए। तो ऐसे में आपका आंसर आ जाएगा कितना? 280 करोड़। ठीक है ना, राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, क्या एक सरकारी बजट में आगम घाटे के बिना एक राजकोषीय घाटा हो सकता है? समझाइए। यह दूसरा क्वेश्चन है। प्रत्यक्ष कर अप्रत्यक्ष कर के बीच में अंतर बताइए, प्रत्येक का उदाहरण भी दीजिए। सबसे पहले हमें बताना है सरकारी बजट में आगम घाटा। ठीक है ना, तो क्वेश्चन दे रखा है, हाँ सरकारी बजट में आगम घाटे के बिना राजकोषीय घाटा हो सकता है। यह दक्षता उत्पन्न होती है जब आगम बजट संतुलित होता है और पूंजीगत बजट घाटा दर्शाता है। यानी कि जब राजस्व घाटा 0 होता है, यानी कि वहाँ पर राजस्व आय और राजस्व प्राप्तियाँ जब दोनों बराबर होते हैं और पूंजीगत व्यय में अंतर होता है, तब जो है राजकोषीय घाटा हो सकता है। और इसी में दूसरा पूछा गया था प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर के बीच में अंतर पूछा गया है और उसका उदाहरण देना है। प्रत्यक्ष कर जैसे आय कर, निगम कर होता है, ठीक है ना, और अप्रत्यक्ष कर जैसे जीपा शुल्क, सीमा शुल्क, आज की डेट में कौन है? GST। 24, निम्नलिखित सरकारी प्राप्तियों को आगम और पूंजीगत प्राप्तियों में वर्गीकृत कीजिए इस कारण सहित। अब ये प्राप्तियां हैं, सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम की प्राप्ति, जनता से उधार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम से, ये किस प्रकार की प्राप्तियां हैं वो बताना है, आगामी या पूर्ति। सबसे पहले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के शेयरों की बिक्री से प्राप्त, ठीक है ना, ये पूंजीगत प्राप्ति है क्योंकि इससे शेयर कम हो रहे तो परिसंपत्तियाँ कम होती हैं। जनता से उधार, ये भी पूंजीगत प्राप्ति है क्योंकि ये दायित्व बढ़ाते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र में उपक्रमों से लाभ, ये आगम प्राप्ति है कि लाभ प्राप्ति हो रहा है, इसकी दशा में ना ही परिसंपत्तियाँ कम हो रही है ना ही दायित्व बढ़ रहे हैं। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 25 ये 3 मार्क्स का है। विदेशी विनिमय की मांग और पूर्ति के 3 कारण पढ़, आपको बताना है विदेशी विनिमय का मांग कैसे होता है और विदेशी विनिमय की पूर्ति कैसे होती है। ठीक है ना, देखिए दे रखा है विदेशी विनिमय की मांग के 3 कारण, दूसरे देशों से वस्तु और सेवा को आयात करने के लिए, विदेशों को उपहार और अनुदान देने के लिए, किसी दूसरे देश में वित्तीय परिसंपत्तियाँ खरीदने के लिए। जबकि पूर्ति इसी का ठीक उल्टा, जहाँ पर आयात करने के लिए मांग करनी पड़ती है, अब क्या निर्यात कर से पूर्ति होती है। स्वदेश में विदेशी पर्यटकों द्वारा निवेश किया जाता है, विदेशों से प्राप्त उपहार होता है, या फिर जो आपका FDI है वो भी पूर्ति को बढ़ाती है, FDI। क्वेश्चन नंबर 26, वाणिज्यिक बैंकों की मांग जमाओं के कोई 3 कारण बताइए, प्रकार बताइए, उनका कोई एक विशिष्ट लक्षण ही बताइए। मांग जमाएँ, मांग जमाएँ के 3 प्रकार का मतलब कौन सा? चालू जमा खाता, करेंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट और सावधि जमा खाता। इन तीनों के बारे में आपको डिटेल से लिखना है। क्वेश्चन नंबर 27, भुगतान शेष का लेखे और चालू खाता, पूंजीगत खाते के बीच में अंतर बताना है। मशीन का आयत चालू खाते में जाएगा, पूंजी खाते में बताना है, ये बताना है। तो सबसे पहले तब चालू खाता पूंजी खाते के बीच में अंतर लिखिए, ठीक है ना। और उसके बाद मशीन का आयात चालू खाते में जाता है, पूंजी खाते ध्यान में रखना, मशीन का आयात जो है चालू खाते में जाएगा कि मशीन एक दृश्य वस्तु है।
उसका क्वेश्चन नंबर 30, बीच में क्वेश्चन नंबर 28 29 छूट गया है। तो फिलहाल क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, व्यय विधि द्वारा घरेलू उत्पादन का अनुमान लगाने में निर्यातों को क्यों शामिल किया जाता है? क्या सकल घरेलू उत्पाद सकल राष्ट्रीय उत्पाद से अधिक हो सकता है? इसके बारे में डिटेल से बताना है। क्वेश्चन नंबर 6 मार्क्स का आंसर है, ठीक है ना। थोड़ा डिटेल से देखिए, इसको यहाँ पर पूरा दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 31, बचत और निवेश वक्रों की सहायता से आय और उत्पाद की संतुलन का स्तर का अर्थ समझाइए। यदि नियोजित व्यय नियोजित उत्पाद से कम है तो अर्थव्यवस्था में क्या परिवर्तन होगा, ये बताना है आपको, ठीक है ना। तो आय और उत्पादन का संतुलन स्तर बहुत स्तर होता है जहाँ पर नियोजित बचत और नियोजित निवेश के बराबर होता है, यानी कि जहाँ पर बचत और निवेश आपस में बराबर होता है वहीं पर संतुलन स्तर निर्धारित होता है। तो इस क्वेश्चन को आप थोड़ा सही से देखिए और आंसर हो के डाउट होता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं दोबारा इसके लिए जो है वीडियो बना के बताऊँगा। और लास्ट क्वेश्चन 32 है, निम्नलिखित आंकड़ों से आय और व्यय विधि का राष्ट्रीय आय ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। ये जो क्वेश्चन दे रखा है, इस क्वेश्चन से आपको आय विधि का भी प्रयोग करना है, व्यय विधि का प्रयोग करना है। 6 नंबर का, यानी कि 3 नंबर मिलेगा एक एक विधि का। तो आपको आय विधि से राष्ट्रीय निकालना है। तो क्वेश्चन पूरा देख लीजिए डिटेल से, उसका सॉल्यूशन ये है, ठीक है ना। ये और साथ ही साथ दो क्वेश्चन दे रखा है ऑप्शन में। सबसे पहले आय विधि से हम अगर निकालते हैं तो आय विधि और व्यय विधि से अगर सॉल्व करते हैं, देखिए तो दोनों से 1000 करोड़ आएगा। या फिर दूसरा वाला अगर करते हैं, सकल राष्ट्रीय प्रयोजन आय का पूछा गया है 1170 और व्यक्ति का ही निकाला गया है 910। तो ये पूरा सॉल्यूशन, फुल सॉल्यूशन आपके लिए दिया गया है, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को देखिए, सॉल्व कीजिए और इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। आशा करता हूँ वीडियो को पसंद आया होगा। लगातार इसी तरह की सैम्पल पेपर पाने के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू वेरी मच।